उपचुनाव से पहले दावों का दम। कांग्रेस को 20 से 22 सीट का भरोसा। बीजेपी को पूरी 24 सीट जीतने का कॉन्फिडेंस। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ अपने क्षेत्र छिंदवाड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा, अभी तो इंटरवल हुआ है और जल्दी ही फिर सरकार में लौटेंगे। उन्होंने कहा, वे सौदेबाजी की राजनीति नहीं करते और प्रदेश की जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी। उन्होंने संकेत साफ दिए कि उपचुनाव में कोरोना से लड़ाई को लेकर बीजेपी की घेराबंदी करेंगे। किसान कर्ज माफी, बिजली बिल को भी मुद्दा बनाएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस ये पूरी कोशिश करेगी कि सरकार गिराने की सहानुभूति का फायदा उसे मिले। मेरा पूरा ध्यान 24 उपचुनावों में है। मैंने पिछले 2 महीने केवल 24 विधानसभा में ध्यान दिया है। हम तो बहुत सारी सीटों की अपेक्षा करते हैं। कम से कम हमारी 20-22 सीटें आएंगी। उधर बीजेपी में भी डबल कॉन्फिडेंस शो ऑफ हो रहा है। बीजेपी को ग्वालियर चंबल में सिंधिया से पूरी उम्मीद है। बाकी सीटों पर शिवराज का जादू चलेगा। अच्छा, ऐसे ही दावे करते करते 5 साल चलेगी। 5 साल छाले हो गए थे कई मंत्रियों के। 5 साल ऐसे उंगली उठती थी। 5 साल, अब क्या हुआ? ये वैसे ही दावा है कि 20 सीटें जीतेंगे। परिणाम तो देखना, ना फेस है, ना चेहरा है, ना लीडर है, ना नेतृत्व है। ये काहे पे लड़ेंगे चुनाव? उपचुनाव में कांग्रेस वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी, तो सिंधिया के आने के बाद बीजेपी की पूरी साख दांव पर होगी। लेकिन ये लड़ाई जीतना दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। इस जंग से पहले दोनों पार्टियों को अपने अपने घर की अंतर्कलह का सामना करना है। सत्ता खोने की तोहमत से कांग्रेस के 2 बड़े गुटों में रस्साकशी चल रही है। उधर सिंधिया खेमे को ज्यादा तरजीह देने से बीजेपी में असंतोष के स्वर उठ रहे हैं। बहरहाल ऐसा कहा जाता है कि घर की लड़ाई से जो पार पा गया, आधी जंग तो उसने ऐसे ही जीत ली। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है अभी सिर्फ इंटरवल है। तो मध्यांतर है ये, और मध्यांतर के बाद की जो फिल्म है, आमतौर पर कई बार कहा जाता है कि फिल्म के पहले हाफ की तुलना में इंटरवल के बाद का जो हाफ था, मतलब मुकम्मल फिल्म थी, वो ज़्यादा रोचक थी। तो देखते हैं ये बाई इलेक्शन रूपी ये जो इंटरवल के बाद की फिल्म है, ये कितनी दिलचस्प होती है। किस तरह के दावे प्रति दावे हैं आपने सुनी लिया। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ जी कह रहे हैं 20 से 22। तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सरकार के नंबर 2 और अहम नेता, और ऑपरेशन सरकार बनाओ जो मार्च में चला उसके सबसे अहम सूत्रधार, वो इन सारी बातों को हवा में उड़ाते हैं और कहते हैं छाले पड़ गए मंत्रियों के। तो उंगली उठाकर कहते थे 5 साल क्या हुआ। तमाम बातें हैं, तमाम दावे हैं, लेकिन इन तमाम दावों का फैसला इंटरवल के बाद ही होगा, यानी जब मुकम्मल फिल्म उपचुनाव रूपी आप और हम देखेंगे और उसके नतीजों पर जब हम बात करेंगे, तब हम ये समझ पाएंगे कि किसके दावों में कितना था दम। आज इसी अहम विषय पर एक बार फिर हमारी बात होगी, और ये अहम विषय अब चलता रहेगा जब तक उपचुनावों के नतीजे हमारे सामने नहीं होंगे। जो मेहमान बातचीत के लिए हमारे साथ हैं, उनसे मुलाकात कर लीजिए। हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर पीसी शर्मा साहब, बहुत स्वागत करता हूं। वरिष्ठ विधायक हैं पार्टी के। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर मोहन यादव, और मैं सोच रहा हूं कि मंत्रिमंडल को लेकर जो चर्चा है, बेशक उनको अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित कर दूं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। दिनेश जी, पहली टिप्पणी आपकी लेकर विषय प्रवर्तन आप ही से शुरू करते हैं हम। का किस तरह से आप देख रहे हैं? दावे हैं, प्रतिदावे हैं। कमलनाथ जी का कहना है कि 2 महीनों से अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख, यानी 24 उपचुनाव रूपी चिड़िया की आंख को ही देख रहा हूं। हालांकि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इन दावों में कोई दम नहीं देखते हैं। आप किस तरह देखते हैं बीजेपी और कांग्रेस की इस रसाकशी को? शरद जी, आत्मविश्वास की सबसे बड़ी बुनियाद होती है वो ये उम्मीद पर जो कहते हैं ना कि दुनिया टिकी हुई है, तो उम्मीद जो है, उस उम्मीद के सहारे कांग्रेस भी है, उस उम्मीद के सहारे भारतीय जनता पार्टी भी है। देखिए, ये बहुत जो हमने देखी कि मार्च का जो घटनाक्रम था, जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो समन्वय का अभाव था, जो कार्यकर्ताओं विधायकों को जोड़ने की जो कमी थी, वो हमने महसूस की थी, जिसके कारण हाथ आए सत्ता चली गई।
जी। अब वो कमी अभी भी उसको लेके एक लोगों के मन में एक थोड़ा सा स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस के नेताओं में या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में देखा जाता है कि हमारे नेता से संवाद कैसे होगा। ये एक बहुत बड़ी जो समस्या कांग्रेस पार्टी में है, वो तो एक है ही। और उसी समस्या पर जब हम एक ग्वालियर चंबल अंचल में जाते हैं तो एक बड़ा चेहरा जब पार्टी का चला जाता है उस को छोड़कर, तो वहां जो रिक्तता आती है, उस खालीपन को भरने के लिए कोई चेहरा वहां नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा चुनाव उसी अंचल में है। तो जब वहां चेहरा नहीं होगा उस खालीपन को पूरा करने के लिए, कोई आपका जो है आपकी गाड़ी को खींचने वाले लोग नहीं होंगे, तो समस्या होती है। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये आसान है, क्योंकि वहां जहां भारतीय जनता पार्टी को भी थोड़ी सी जो जिस तरह के नए सदस्य उनके परिवार में रहे हैं, तो दूसरे लोग जो पुराने लोग हैं उनको एक स्पेस थोड़ा सा देना पड़ रहा है, तो बेचैनी उनमें भी है। तो दोनों के लिए ये चुनौती है, और इस पर जैसा कि आपने कहा कि इस चुनौती से जो पार पालेगा, रण उसी का होगा। और वही बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रण उसी का होगा। पीसी शर्मा साहब की तरफ मैं रुख कर रहा हूं, शायद बीच में वो कुछ सुन नहीं पाए थे बातें। तो दिनेश गुप्ता जी ने जो मुख्य बातें कही हैं पीसी शर्मा साहब, वो दो ही बातें हैं कि समन्वय की कमी कांग्रेस में जो महसूस हुई वो अभी भी बनी हुई है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात दिनेश जी ने जो कही है वो ये कही है कि ग्वालियर चंबल में कांग्रेस का चेहरा क्या होगा, क्योंकि जो चमकता चेहरा इसके पहले रहा है वो अब बीजेपी का हिस्सा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब की हम बात कर रहे हैं। ये दो महत्वपूर्ण विषय उन्होंने रखे, क्या कहेंगे आप? जी पहली बात तो यह है कि जो बात कर रहे हैं समन्वय की, जी, तो जो समन्वय नहीं होने का आरोप लगा के जो लोग पार्टी छोड़ के चले गए, जी, तो मैं समझता हूँ कि वो समस्या तो खत्म हो गई। अब जो बची हुई पार्टी है कांग्रेस, उसमें पूरा समन्वय है। और जो आप कह रहे हैं कि फेस कौन सा हो, जी, तो ये सब जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के फेस की बात की जाती है, इनके विरोध के बाद डॉक्टर गोविंद सिंह लगातार वहाँ से एमएलए रहे, मंत्री रहे। केपी सिंह जो उनके लोकसभा क्षेत्र में भी आते, उनके पूरे विरोध के बाद वो हमेशा जीतते आए और मंत्री भी रहे। जी। उसके अलावा लाखन सिंह यादव, अशोक सिंह, ये बड़े बड़े लीडर वहाँ पर हैं। और डॉक्टर गोविंद सिंह की भूमिका उस पूरे क्षेत्र में हमेशा से रही है। इसके अलावा भी वहाँ उस क्षेत्र में जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, उनका एक अपना प्रभाव है। तो ये कहना गलत है, ये कांग्रेस का प्रभाव था जिसकी वजह से इतनी सीटें हम वहाँ जीत के आए थे। और अब कांग्रेस एकजुट है, पूरा समन्वय, असमन्वय खत्म हो चुका है। और जैसा अभी कमलनाथ जी ने कहा कि ये तो इंटरवल है, और आपके यहाँ जैसा कहा जाता है ना कि आफ्टर ब्रेक, जी, तो ये एक ब्रेक हुआ है। ये ब्रेक किया है बहुत लंबे लेन देन के बाद, लंबे लेन देन के बाद, खरीद फरोख्त के बाद, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक्सपर्ट है जी, वो करके लंबे लोभ में आने से जो हमारे विधायक कांग्रेस के उन्होंने तोड़ लिए। जी, अब जो समन्वय की स्थिति बनी, जो कमलनाथ जी ने कहा कि 22-24 सीटें हम जीतेंगे, क्योंकि इनके पास चुनाव जीतने का कोई अब आधार नहीं बचा है। जी, आपने सरकार गिरा दी, लेन देन किया लंबा, खरीद फरोख्त की, अब कोई आधार नहीं बचा है कि किस आधार पर वोट मांगे जाएंगे कम से कम इन 22 सीटों। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। कमलनाथ बीजेपी जी के की साथी चलती जो हुई हैं सरकार जो फर्राटे से चल रही थी, जी, उसको किस आधार पर उसको वोट मांगेंगे? डॉक्टर मोहन यादव जी, मीर जाफर जी, मीर जी, जी, मोहन यादव जी से जवाब ले मीर लेते हैं। जाफर पीसी शर्मा बनकर साहब, जिस तरह से कांग्रेस में तोड़फोड़ की गई है, जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस की पूरी सीटें कांग्रेस जीतेगी और कमलनाथ जी की सरकार फिर से एक बार बनेगी। चलिए आपने सुन लिए सारे बातें पीसी शर्मा साहब की। उनका पुरजोर दावा है कि जो तथाकथित विश्वासघात हुआ है कांग्रेस के साथ, उसका पूरी भरपाई कांग्रेस करेगी। और कमलनाथ जी की बात बिल्कुल ठीक है कि इंटरवल है अभी, ये तो फिल्म तो शुरू होनी है। जी, जी, मोहन जी, दोनों बातें शरद जी जिस ढंग से माननीय शर्मा जी ने जवाब दिया है, देखो
अपना मूल विषय आज बहस का क्या है, आगामी उपचुनाव जी। और उनके दिल के दर्द से अभी ये सब समझ सकते हैं कि वो बजाय उपचुनाव के पिछली सरकार के जाने के कष्ट से ही बाहर नहीं आ पा रहे हैं। भाई वो गए को 2 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, अब आपको आगे आकर के अपनी दल की जमावट आगे डॉक्टर साहब ऐसा कष्ट कैसे क्या किसी को करने मिले वाले, नहीं, जो आपने घायल प्रश्न की उठाया, गति घायल जाने आगामी बड़ी बड़ा तैयारी पीड़ादायक बताएं। है ये जी। अभी मैं बता रहा हूं कि जैसे आप बता रहे कि वो हमारा समन्वय, हमारी तैयारी, और जिन गोविंद सिंह जी के बारे में, पूर्व मंत्री जी के बारे में वो अपनी बात कर रहे हैं, हमने आपने सबने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे कल गोविंद सिंह जी ने अपनी सरकार के सीएस के मामले में क्या बोला है, वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं। हमको सबको मालूम कि सबसे ज़्यादा चुनाव अगर कहीं है तो वो ग्वालियर चंबल बेल्ट में है, और ग्वालियर चंबल बेल्ट में जिनके बलबूते पे चुनाव में जा रहे हैं, अगर उनने कल आकर के अपनी पिछली सरकार के और सरकार के फैसलों के बारे में अपनी राय व्यक्त करी, तो ये तो चावल के एक दाने से ये हमको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ जा रही खिचड़ी इनकी। अब रही बात दूसरी, जो भाजपा की दृष्टि से बात करें, हमको मालूम है कि इनने पिछली बार झूठ बोल करके सरकार बनाई थी, एक 8 दिन के अंदर, बाकायदा 10 दिन के अंदर 2-2 लाख के कर्जा माफ कर देंगे, वो सारी दावे की पोल खुल गई। सरकार किसी हालत में नहीं जाएगी, आपने भी कहा है, ना व्यक्ति ना नेता उनके पास कांग्रेस के सरकार बनने के पहले से आज तक उनके पास प्रदेश अध्यक्ष का मसला नहीं सुलझा गया। वो ये ही नहीं तय कर पा रहे कि लीडर कौन है, किसके नेतृत्व में लड़ेंगे। आज की स्थिति में नेता प्रतिपक्ष के मामले में भी संशय बना हुआ है। तो जब लगातार ना अध्यक्ष है, ना नेता प्रतिपक्ष है, ना युवा नेतृत्व उनके बीच में है, एक इतनी भयानक खाई है जिस खाई को पार पाना, मुझे लगता है मेरा उनके प्रति सहानुभूति भी है। एक अच्छी विपक्ष की पार्टी के रूप में वो स्थापित रहे, ये हम सबके लिए भी अच्छा है, लेकिन वर्तमान का दौर कांग्रेस के लिए बहुत निराशाजनक है। मेरी इस दृष्टि से उनके प्रति सहानुभूति भी है कि वे पहले दल अच्छा बना ले, अपनी व्यवस्था बना ले, अध्यक्ष चुन ले, फिर चुनाव में आए, अच्छा रहेगा। अभी कोरोना काल में उनको काफी टाइम मिल रहा है, करे आराम से काम। आप ऐसी सहानुभूति न जताएं, इससे अच्छा आपकी नाराज़गी, आपका गुस्सा ज़्यादा उचित है, क्योंकि सहानुभूति जो कोई एक चर्चित फिल्म का संवाद है ना कि प्यार, आप गुस्से से नहीं, आपके प्यार से डर लगता है, तो आपकी सहानुभूति से ज़्यादा कांग्रेस को परेशानी होगी। आप सहानुभूति न जताएं, विनम्र आग्रह है। पीसी शर्मा साहब से जल्दी से एक जवाब ले लेता हूँ। सारी बातें सुनी सर आपने, किस तरह आप कहेंगे, मोहन जी ने कई विषय सहानुभूति जताते हुए आपके प्रति व्यक्त किए हैं। जी जी जी। नहीं, मेरी सहानुभूति इनके प्रति है, ये इधर उधर की बात ना करें। ये मौका है, 2-3 महीने के लिए मंत्रिमंडल बनेगा, मंत्री बन जाएं तो कहलाएंगे पूर्व मंत्री, और इधर उधर के उसमें रहे तो रह जाएंगे। पहले पूरा जोर लगा दें, 2-3 महीने के लिए जो मंत्रिमंडल बनने वाला है इसमें अपनी जगह बना लें, तो मैं समझता हूँ इनका भला होगा। ये कहाँ ये इस राजनीति में पड़े हुए, क्योंकि कुछ कहना चाह रहे हैं मोहन जी आपसे, दल के लिए बोल लीजिए आप, पर। फिर मैं पीसी शर्मा जी का मुकम्मल उत्तर ले लेता हूँ। नहीं, मेरी पूरी सुन लीजिए, मेरी सुन लीजिए। और जहाँ तक नेता की बात है तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी हैं। जी जी, मध्य प्रदेश की कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी हैं, नेता प्रतिनिधि भी आज की तारीख में उन्हें वो हैं, और उन्हीं के चेहरे पर हम ये 24 सीटें लड़ेंगे, जिनके चेहरे पे 230 सीटें हमने लड़ी थी, और बहुमत की हमारी सरकार थी। ये अल्पमत की सरकार है, 106 विधायक हैं इनके पास 230 में से, और हमारे पास 230 में से 121 विधायक थे, वो बहुमत की सरकार थी। और रही बात जो टिप्पणी कर रहे हैं गोविंद सिंह जी के बारे में, तो एक किसी अधिकारी के बारे में बोल रहे हैं कि उसकी क्या गलती थी, तो मैं समझता हूँ कि इनको स्वागत करना चाहिए। एक अधिकारियों के बारे में जो आप लोग खिलाफत करते रहते हो, कांग्रेस पार्टी का अगर वरिष्ठ नेता ही बोल रहा है, तो मैं नहीं समझता कि उसमें इनको कोई परेशानी होना चाहिए। की सरकार है, ऐसा कहना है पीसी शर्मा जी का। ऋण माफी की बहुमत 121 का था, 230 में से आपके पास 106 है केवल। जो की थी कमलनाथ जी ने, जी, ऋण माफी, उसकी वजह से जो अच्छा पानी दिया, जो बीज दिए, जो खाद दी, उसकी वजह से 114 क्विंटल 114 क्विंटल अनाज खरीदा है, उसकी वजह है जी। मोहन जी, उस ऋण माफी जवाब ले लेते हैं, बीज खाद जो दिया उसकी वजह से। देखिए ये ऐसे जी 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 बोलिए।
दोनों बातें स्पष्ट है कि जैसे मैंने प्रारंभ में बात कही कि गोविंद शर्मा जी की बात को जिस ढंग से अगर हमारे लिए और ये बात अगर कह रहे हैं कि कांग्रेस की कमजोरी को गोविंद सिंह जी ला करके सामने लाके अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो हम भी तैयार है ना। अच्छी बात है, गोविंद सिंह जी ने अपनी कमियों को बताते हुए बात की है और ये एक संदेश जाता अपने आप में कि पिछले समय में जो तो मैंने जो पहली बात कही उसका कोई जवाब नहीं दे रहा हूं, को सामने ला रहे हैं। सर आपके यहाँ बंद कमरे में कमियां बताई जाती हैं, कांग्रेस अभी में अभी खुल के आपकी बोल दी समझ जाती नहीं है। बोला शर्मा जी जी मेरा डॉक्टर साहब मेरा निवेदन जी मैं स्वागत करता हूं ना। अच्छा कांग्रेस की बातें हमको मालूम पड़े तो मैंने कहा वो 2-3 महीने के लिए कुछ कर लो कोशिश। इसमें एक संगठन का एक तरीका, कांग्रेस का एक तरीका, बीजेपी का है जी। अभी जो जिस बात पे अपन बात कर रहे शर्मा जी, आपकी सहानुभूति हमारे साथ है, मैं आपका धन्यवाद करूंगा, लेकिन मेरी सहानुभूति आपके साथ है कि कांग्रेस अपने मुकाम पे खड़ी रहे। कांग्रेस की जो हालत हो रही है, कांग्रेस की लीडरशिप अगर कमलनाथ जी की अच्छी थी तो जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे उनके समय 4 वो और एक मिलके भी ये बहुमत नहीं जुटा पाए। आप 121 की बात करते हैं, वो कहां आपके साथ थे? वो निर्दलीय थे, समाजवादी पार्टी थे, बहुजन समाज पार्टी थे, सबको आप अपना जोड़ रहे हो। ये गलतफहमी में आप अगर डले हो तो कोई बात नहीं, आपका स्वागत है, आज भी आप खड़े रहिए। ये गिनती से आपकी सरकार ना पहले बहुमत में थी ना उसके बाद दिनेश जी की तरफ रुख सरकार गिरी, तो आप कहते रहे 5 साल चलेगी सरकार, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हमने सबने देखा कि सरकार के लिए जो जो बातें पहले आती गई, इनके इसी गलतफहमी के चक्कर में सरकार भी गई और उम्मीद कर रहा आने वाले समय में दिनेश जी की तरफ मैं चाहता हूं पीसी शर्मा साहब की तरफ जो चुनाव के समय में हमने पहले भी कहा। जी बिल्कुल दिनेश जी, दोनों पक्षों को हमने सुना और निश्चित तौर पर एक तरफ पीड़ा का भाव बहुत अधिक गहरा है क्योंकि जख्म अभी भरा नहीं है और कह सकते हैं हम कि ताज़ा जख्म है। अब उसके लिए क्या कारण है, क्या गलतियां हैं, क्या आज ही हमारी कांग्रेस के सीनियर लीडर विवेक तनखा जी से बात हो रही थी तो उन्होंने भी इसको माना कि हमारे यहाँ जो 2 लोग हैं कि एक वो नेता जो राजनीतिक विचारधारा को गढ़ते हैं और दूसरे जो उसे क्रियान्वित करते हैं, इनके बीच में एक समन्वय के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत ज़रूर है। और जो बड़े नेताओं का एक आभा मंडल है उसके साथ समन्वय की भी एक मजबूत व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत अच्छी बात है कि आप नकार नहीं सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपके भीतर कमी है तो उसको मानना ही चाहिए और बीजेपी में ये चीज़ बंद कमरे में होती है और कांग्रेस में ये बंद कमरा नहीं होता क्योंकि उसका मिजाज अलग है। आप किस तरह देखते हैं कांग्रेस को, आप क्या महसूस करते हैं? कमलनाथ जी के साथ पूरी पार्टी को एकजुट खड़े रहकर जो बड़े नेता हैं, चाहे अजय सिंह जी हों, चाहे अरुण यादव जी हों, दिग्विजय सिंह जी उनके साथ हैं और तमाम और जो नेता हैं और उनके साथ जो उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों की शक्ति है, इन सबको समन्वित करने में क्या अभी भी आपको कोई चुनौती दिखती है? शरद जी देखिए, जो अनुभव का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है इस पूरी राजनीति में। हमने देखा कि एक अनुभवी नेता भी इस दल बदल के उसमें चोट खा गया। अब आप उसे कुछ भी किसी भी तरह से उसको ले सकते हैं, चाहे समन्वय की कमी ले सकते हैं, लोगों की नाराजगी ले सकते हैं, खरीद फरोख्त कहते हैं, कुछ भी कह सकते हो आप। एक अनुभव भारतीय जनता पार्टी का भी है। हमने देखा कि 2018 के चुनाव में वो कुछ सीटें उसके पास कम रह गई, जो उनके भी अंदरूनी हालात थे जिनके कारण वो एक फिर से चौथी बार सरकार में नहीं आ पाए। अब दोनों के पास एक बड़ी चुनौती है क्योंकि ये यदि मौका कांग्रेस ने चूक गई तो उसे आगे अभी और फिर 2023 तक इंतजार करना पड़ेगा और फिर उस पर जो ये जो जख्म, उसका जो हरा जख्म है वो और जो है फिर भरने की गुंजाइश नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि वो फिर उसके बाद उसको फिर हाशिए पर जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो नेताओं की मजबूरी है कि वो एकजुट हों। एकजुट होने में कहीं ना कहीं देखिए हर जगह पार्टी में जो ये होता है कि आत्मसम्मान, स्वाभिमान और अपना ये जो समस्याएं आती हैं, और ये कांग्रेस में हमने देखा है कि कांग्रेस में भी होती है, भारतीय जनता पार्टी में भी होती है। अब कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह के लोगों का उनकी जो भूमिका होना चाहिए राष्ट्रीय नेतृत्व की, उस भूमिका का अभाव हम लगातार मध्य प्रदेश में देख रहे हैं और अभी से नहीं देख रहे हैं। ये एक लंबा अरसा इसमें हो गया है। यदि राष्ट्रीय स्तर पर ये हो गया है कि भविष्य की लीडरशिप में ये लीडर नेता हैं, क्योंकि हमने देखा कि अभी भी नेता प्रतिपक्ष का मामला लंबित है। अध्यक्ष का तो चलिए अभी जो 1.25 साल हो नहीं पाया कमलनाथ जी, उसको अब कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो ही रहेंगे। और जो दूसरे भी जो पदाधिकारी जो उसमें जो रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है हम जिले में देख रहे हैं, तो अभी तो इसमें व्यापक रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है कांग्रेस पार्टी में, और ये बगैर संवाद और समन्वय के संभव नहीं है।
और इसमें और तेजी की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो आगे के जैसे जैसे दिन कम होते जाएंगे चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ती जाएंगी, और उस चुनौतियों को कैसे, जो इंटरवल की बात हो रही है, इंटरवल बहुत छोटा सा होता है, उस इंटरवल में आप कितना जो है अपने आप को कहां तक ले जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस कोरोना के जैसे ये खुलेगा तो कुछ एक्टिव मोड में आएगी और भारतीय जनता पार्टी भी आएगी, तब बहुत सारी तस्वीरें स्पष्ट होंगी कि किसकी रणनीति क्या है। अभी तो रणनीति पर सिर्फ हम अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि कमरों में बैठे हो रही हैं और बयान आ रहे हैं। इसी पर पूछ लेता हूं पीसी शर्मा जी से संक्षिप्त में, और फिर डॉक्टर मोहन यादव से कि दोनों दलों की रणनीति क्या होगी। पीसी शर्मा साहब, रणनीति क्या होगी? क्या कांग्रेस अपनी ताकत मानती है इस बाय इलेक्शन में? आप बार बार कहते हैं कि जी बोलिए। जी नहीं, एक तो जैसा अभी कमलनाथ जी ने कहा कि पिछले 2 महीने में उन्होंने पूरा कंसंट्रेशन 24 सीटों पे किया है जी। वहाँ किस और दूसरा किसी भी नेता की वो मानेंगे नहीं, और जो सर्वे में जो नंबर टॉप पे होगा उसको टिकट देंगे। तो ये चीज़ उन्होंने स्पष्ट क्लियर कर दी, कोई गुटबाजी नहीं होगी इसमें, सीधा विनिंग कैंडिडेट जो होगा सर्वे के आधार पे उसको टिकट देंगे। तो ये 2 महीने से मंथन कर रहे हैं, सभी नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, सभी उस क्षेत्र के, उस डिस्ट्रिक्ट के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और उसका निचोड़ निकाल रहे हैं। तो रणनीति वो है। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार, जनता ने कमलनाथ जी की सरकार को 5 साल के लिए चुना था और शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार को हटाया था, और उसके बाद 2 बार हमने सिद्ध किया विधानसभा के अंदर अपना बहुमत। ऐसी स्थिति में, और इनके 2 विधायक हमारे साथ आ गए थे इसमें, तो ये 5 साल की सरकार को जो इन्होंने खरीद फरोख्त करके जिस तरह से हटाया है, ये 22 क्षेत्रों के अंदर जनता इस चीज को जानती है कि खरीद फरोख्त जो लंबा पैसा लेके 22 लोग गए हैं, तो इनके खिलाफ एक माहौल है। वक्त बहुत कम है। दूसरा ये कोरोना का जो माहौल है, कोरोना का जो माहौल हुआ है, जो मजदूर, जो किसान ये परेशान हुए हैं, ये सब आज कांग्रेस के साथ, कांग्रेस की ये ताकत है। मैं निवेदन कर रहा हूं जो पूरे मध्य प्रदेश और देश में परेशान हुए हैं, और ये मान के चलिए कांग्रेस इन 22 सीटों पे कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ कांग्रेस के लोग तो होंगे। चलिए, हमारे 2 लोग भारतीय जनता पार्टी के वो 22 इनको बताइए डिबेट में इनका टाइम बहुत शालीन नेता है, बहुत ही शालीन और संजीदा नेता है। बिल्कुल आपकी बात सुनेंगे, वो खुद ऑफर करेंगे। बोलिए, हमारे साथ होंगे जी। देखा, उन्होंने तुरंत आपको मौका दिया। जी बोलिए, बोलिए मोहन जी। जी बोलिए। जी, मेरा सुझाव ये है कि जैसे 2 आदमी इनने बताए अपने पास में, आप बताओ इनके 21 आदमी आ गए, और हमारे तो 2 आदमी जो प्रश्न उठाते हैं वो तो शुरू से आखिर तक हमारे साथ ही रहे। ये झूठ बोल बोल करके जो कांग्रेस ने अपना चरित्र गिराया है, आज भी इनके पास मैदानी नेता नहीं है, कोई मैदान में जाने को तैयार नहीं है, विधानसभा में वोट युवा नेतृत्व नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, और उपचुनाव में जाने के लिए जिस प्रकार की तैयारी हो चाहिए, जो कठिन दौर में लोगों की सेवा करके अपनी पहचान बनाते, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा कि ना मैदान में जाने को तैयार, ना संगठन में किसी को लाने को तैयार, ना ये कोई नीति नियत में कोई अपनी बदलाव लाने को तैयार, ना कोई इनके पास आदर्श हो, ना अच्छा उदाहरण इनके सामने तैयार कि इनके लोग सीखे इस बात से। ये खाली 1-2 व्यक्ति जो एक बड़े बड़े लोग हैं, एक बड़े देश के नामी उद्योगपति, उनके पास पूरी पार्टी उनने अपने कब्जे में कर ली, एक बहुत बड़े राजा महाराजा परिवार से उनने अपने ढंग से एक अलग विशेष इमेज बना ली। अब कांग्रेस का वाकई दुर्भाग्य है कि कांग्रेस किस कारण से जाए, और लोग महाराजा तो आपके साथ चले गए, जो जिस ढंग के, अरे महाराजा तो आपके साथ चले गए, कांग्रेस और रसातल में महाराजा आपके साथ है। चलिए चलिए चलिए, बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपके पास बहुत है, धन्यवाद, धन्यवाद, व्यवहार क्या है, बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोहन यादव जी, धन्यवाद पीसी शर्मा साहब, और धन्यवाद दिनेश गुप्ता जी। सवाल सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आपके पास कितना गोला बारूद है और कितनी रसद है, क्योंकि युद्ध में उन लोगों पर आप भरोसा कितना कर सकते हैं जो आपकी रीति नीति को ठीक से समझते हैं कि नहीं समझते हैं, उस पर हमेशा प्रश्न बना होता है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आप जब भी युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो आप अपनी ही ताकत पर भरोसा करते हैं, और यही बात है कि जिसमें हम देखते हैं कि संगठन शक्ति अधिक होने की वजह से, अधिक अनुशासित संगठन होने की वजह से बीजेपी एक एज लेती हुई, एक बढ़त लेती हुई हमको नज़र आती है।
लेकिन कांग्रेस एक नेचुरल फ्लो की पार्टी है जो अपनी नेचुरल शक्ति को जब समझकर मैदान में उतरती है तो वो दिन वो किसी बड़े उलटफेर को करने में भी सक्षम होती है। जैसा हम क्रिकेट की ज़ुबान में कहते हैं कि जिस दिन वो अपने पूरे रंग में होती है तो वो उलटफेर कर ही देती है। और 2018 में वो कम से कम संख्या बल में बहुमत हासिल दोनों ही दल नहीं कर पाए, लेकिन संख्या बल में उसने बीजेपी को छोड़कर बीजेपी को हक्का बक्का ज़रूर किया था। ये अलग बात है कि 15 महीने में बीजेपी की रणनीति और उसके पूरी प्लानिंग में कांग्रेस अपने को पीछे पाती गई और इसी वजह से उसकी सरकार नहीं रही। लेकिन अब गलतियों से सीख कर अगर वो मैदान में उतरती है तो अपनी उसी प्रतिष्ठा को हासिल करने में उसे मुश्किल नहीं होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी के साथ टक्कर लेते समय उसे बीजेपी की शक्ति और संगठन दोनों का भान अच्छे से करके जो अपने शक्तिशाली प्रतिद्वंदी से सीखा जा सकता है उसे सीखना भी चाहिए। नमस्कार।